हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं उपेंद्र कौशल स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में। तो डियर ऑल, जैसा कि मैं लास्ट सेशन में बहुत सारी चीजें जो है बता चुका हूं, लास्ट वीडियोस में बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, जैसे कि क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, पैराग्राफ है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी बातें मैं लास्ट सेशन में लास्ट वीडियोस में कर चुका हूं। तो डियर ऑल, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रामर के बिना हम सभी का काम चल नहीं सकता है, ये बात श्योर है। तो आज का सेशन जो है ग्रामर के बारे में है, और ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो डियर ऑल, आज का आपका टॉपिक है, हम सभी का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एवरीबॉडी, आज हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो है बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका यहाँ से क्वेश्चंस आपके कॉमन एरर में जो एरर डिटेक्शन आता है, जो एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक आता है, जो एग्जाम में फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है, इन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो एवरीवन, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे चलता हूं, और स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं, ये मैं कर भी चुका हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई होप कि आप सारे बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, और सामने ये स्क्रीन जो है आ चुकी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में सारी बातें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे कि ये है क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, यही हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो एवरीवन ध्यान दें, सब्जेक्ट का सिर्फ वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है ये नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें यह पढ़ना है कि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट पूरे सेंटेंस के साथ में क्या। समझ में आ रहा है? ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देना कि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट पूरे सेंटेंस के साथ क्या है ये पढ़ना है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक का नाम है, तो टॉपिक का नाम चेंज नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारे राइट में नहीं है। बट हाँ, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं ध्यान देना है, बल्कि हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होल सेंटेंस के साथ क्या है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे उसी स्क्रीन में मतलब उसी चैप्टर में मैं आगे जो है बता रहा हूँ कि यहाँ पे साफ साफ देखिए सारे बच्चे क्या लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड द होल सेंटेंस। समझ में आया? जो मैं अभी भी जो है बोल रहा था कि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट जो होगा वो सिर्फ वर्ब के साथ नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा वो होल सेंटेंस के साथ होगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एज वी नो, क्या इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अगर वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, then the whole sentence including verb must be singular। समझ में आया कि मतलब अगर वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो पूरा का पूरा होल सेंटेंस वर्ब को इंक्लूड करते हुए पूरा होल सेंटेंस क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, और अब जैसे एग्जाम्पल भी समझ लो, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। तो सारे बच्चे ध्यान से समझना, ही यहाँ पे लिखा है, ही कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो ही की वजह से यहाँ पे हैज आ रहा है, और ही की ही वजह से यहाँ पे हिज आ रहा है। अगर आप सारे बच्चे ये ध्यान देते हो कि ही का सब्जेक्ट का इंपैक्ट सिर्फ वर्ब पे होगा, तो आपको ही और हैज समझ में आएगा, आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। तो इस वजह से एवरीबॉडी इस बात पे ध्यान देना विशेष तौर पे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें यह नहीं पढ़ना है कि सब्जेक्ट का सिर्फ वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, नहीं, बल्कि हमें यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा वो होल सेंटेंस के साथ होगा, ना सिर्फ वर्ब के साथ, होल सेंटेंस के साथ। और ये ध्यान दें कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो पूरा का पूरा होल सेंटेंस कैसा होगा, सिंगुलर हो। और अगर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जैसा कि यहाँ पे नीचे जो है लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उस केस में होल सेंटेंस इंक्लूडिंग वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो एवरीवन ये वाला सेंटेंस देखिए, ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, तो यहाँ पे ही की वजह से हैज हुआ और ही की ही वजह से यहाँ पे हिज हुआ।
इन द सेम वे दूसरे वाले पॉइंट में क्या लिखा है, एग्जाम्पल, दे हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखो, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है भाई, प्लूरल है। अब दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दे की वजह से हैव हुआ, और दे की ही वजह से यहाँ पे क्या हुआ, डियर हुआ। समझ में आया सभी को, एवरीवन क्लियर है इतनी सी बात। तो यहाँ पे बस 2 पॉइंट मैंने जस्ट अभी भी समझाया, वो ये है कि डियर अगर आपका सब्जेक्ट जो है अगर वो सिंगुलर होगा तो होल सेंटेंस भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, इंक्लूडिंग वर्ब। एग्जाम्पल ये वाला है। और अगर वो सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो ऐसे केस में होल सेंटेंस, एंटायर सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा प्लूरल होगा, इंक्लूडिंग वर्ब। क्लियर। तो ये इतनी सी बातें मैंने यहाँ पे जो है समझाया है, और इसके बाद मैं आगे और भी कुछ जो है आगे जो है बताने जा रहा हूँ। सारे बच्चे नेक्स्ट पेज पे देखें। देखिए ये नेक्स्ट पेज आ गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 एक्सेप्शन भी हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखो, 2 एक्सेप्शंस आर हियर, 2 एक्सेप्शन भी हैं। कौन से, आई और यू। यानी कि जो मैंने 2 पॉइंट अभी भी बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो होल सेंटेंस भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो होल सेंटेंस भी प्लूरल होगा। ठीक है, इस बात का 2 एक्सेप्शन है। विच वन, क्या एक्सेप्शन है, आई और यू के रिगार्डिंग। आई और यू 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस बेसिक बात को मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, आई के बारे में लिखा है, आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ध्यान देना, एक्सेप्ट आई एम एंड आई वॉज। समझ में आ रहा है सभी को। कहा जा रहा है कि आई भाई अपने में कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब जैसे आई का मतलब मैं, अब मैं तो अपने में सिंगुलर ही हूं। आई मीन टू से कि मेरे पास में और कोई अदर पर्सन यहाँ पे है तो नहीं, कोई प्रेजेंट है नहीं, तो मैं सिंगल सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं यानी कि आई। तो आई अपने में एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर हुआ। बट आई के साथ में, आई के रेस्पेक्ट में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, प्लूरल आती है। आई मीन टू से आपने हमेशा से सुना होगा आई हैव, कभी आई हैज नहीं सुना है। आपने हमेशा यूज किया है आई डू, कभी डज नहीं। आई गो, कभी गोज नहीं, एंड सो ऑन। मीन्स आई मीन टू से कहने का सेंस ये है कि आई के साथ जो वर्ब आती है, आई के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल। राइट। लेकिन आई अपने में कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। यानी कि आई उस बेसिक बात को फॉलो नहीं करता है, उस बात को मानता नहीं है जो मैंने अभी भी रूल नियम जो है बताया कि आई अपने में सिंगुलर, मतलब जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। इस नियम को आई नहीं मानता है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन एक बात और भी सुनो, आई के साथ जो वर्ब आएगी वो तो प्लूरल आएगी, जैसे कि आई हैव, आई डू एंड सो ऑन। लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम आएगा, और पास्ट टेंस में आई के साथ हमेशा वाज आएगा। सारे बच्चे लॉजिकली समझना, थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैंने बोल दिया कि आई के साथ हमेशा वर्ब जो है प्लूरल आती है, आपको भी पता है आई हैव होता है, आई डू होता है, तो प्रेजेंट टेंस में भी आई आर होना चाहिए था, एग्री या नहीं। पास्ट टेंस में भी आई वर होना चाहिए था अगर हमेशा प्लूरल वर्ब आ रही है तो, राइट। लेकिन वही बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चे याद कर लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम आ जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज आ जाएगा। इन 2 एक्सेप्शन को, 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी हमेशा आई के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। बट आई अपने में एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज। चलो, नाउ आई होप कि ये इतनी बातें समझ में आ गई। अब सारे बच्चे सेकंड वाला पॉइंट यू पे ध्यान दें। और यू में मुझे बस इतना बताना है डियर कि यू अपने में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट होता है, बट इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब, विदाउट एनी इफ बट, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। समझ में आया सभी को? सॉरी, कि यू अपने में जो यू होता है, अगर यू यानी कि सेकंड पर्सन, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसके सामने जो इंसान है, फर्स्ट पर्सन जो बातों को स्टार्ट करे, यानी कि मैंने अगर बातों को स्टार्ट किया तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आप सामने बैठ के आप इन बातों को सुन रहे हो तो आप हो गया सेकंड पर्सन। तो जो बातों को स्टार्ट करे वो फर्स्ट पर्सन, और जो बातों को सुने वो सेकंड पर्सन। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगल है, मतलब सिंगुलर है, अकेला है, तो आई आएगा, आई होगा फर्स्ट पर्सन के लिए। लेकिन अगर मेरे साथ में और भी 2-3 लोग हैं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? मीन्स प्लूरल है तो वी हो जाएगा, सिंगुलर है तो आई हो। लेकिन सेकंड पर्सन यानी आप लोग जो हो, अगर आप लोग सिंगुलर हो, एक इंसान है सामने, तब भी यू रहेगा। एक से ज्यादा 2-3 लोग बैठ के वीडियो जो है देख रहे हैं, तब भी यू रहेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो यही बता रहा हूं कि सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में यू ही रहता है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो देन आई होप ये इतनी बातें समझ में आ गया। अब सारे बच्चे देखो, वन मोर थिंग, एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, और वो बात डियर क्या है कि नाउन और वर्ब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एस और एस के रिगार्डिंग। ठीक है, कभी भी किसी भी नाउन में अगर आप एस जो है लगाते हो, सारे बच्चे नीचे जो है देख लो, दैट इज यहाँ पे करके जो है लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया है। पेन में, पेन जो है नाउन है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, और वांट यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नहीं, वांट जो है वर्ब होती है और पेन जो है नाउन होता है। इतना तो पता होगा सभी को। ठीक है, तो अगर आप किसी नाउन में यानी कि पेन में अगर आप एस जो है लगाते हो, लाइक दिस पेन्स, तो ये पेन्स जब आपने कर दिया तो ये पेन्स कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। समझ में आ रहा है? और एस लगाने के पहले यानी बिना एस लगाए हुए पेन्स कैसा था? पेन यहाँ पे कैसा था? सिंगुलर था। एग्री? समझ में आया? दूसरी बात, वांट ये वर्ब है। अब सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बस इतना बताया कि अगर आप किसी नाउन में एस जो है लगाते हो तो नाउन कैसा हो जाता है? प्लूरल। लेकिन यही काम, यही एक्टिविटी अगर किसी वर्ब के साथ में करते हो, आई मीन कि वांट में अगर आप एस जो है लगाते हो तो वर्ब कैसी हो जाती है? वांट्स, सिंगुलर। समझ में आया सभी को? तो एवरीवन मेरी ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कभी भी एस या एस किसी नाउन में लगाते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल बनता है। जबकि अगर सेम एक्टिविटी किसी वर्ब के साथ करते हैं, मतलब किसी वर्ब में अगर कभी एस या एस जो है लगाते हैं, तो जो वर्ब बनेगी वो वर्ब कैसी बनेगी? प्लूरल। क्लियर है सभी को? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर वर्ब में कभी एस या एस जो है लगाते हैं तो वर्ब में एस लगाने के बाद जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही बातें लिखा हुआ, मीन्स व्हेनेवर वी ऐड एस और एस इन एनी वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर, बट इफ वी डू द सेम एक्टिविटी इन एनी नाउन इट बिकम्स प्लूरल। देन आई होप ये समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इतना ही बताना था, और अब सारे बच्चे आगे देखें। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस आपके सामने जो है आ चुका है, और अब मैं उसके ही बेस पर क्वेश्चंस जो है दिखा रहा हूं। बेसिक रूल जो मैंने अभी भी समझाया, इंट्रोडक्शन जो मैंने समझाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक रूल इतना ही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो होल सेंटेंस सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एंटायर सेंटेंस आपका प्लूरल होगा इंक्लूडिंग वर्ब। तो भाई सारे बच्चे बस इतनी सी बात ध्यान देना मेरी। देखिए एवरीवन, पहला क्वेश्चन है, द मैसेजेस which were received on the demise of Mrs. Indira Gandhi speaks highly of her greatness। अब सारे बच्चे ध्यान से देखें, यहां पे कहा जा रहा है मैसेजेस। अब एवरीबॉडी ये भी ध्यान देना कि अगर मैसेजेस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट अगर आपका पहले से सिंगुलर या प्लूरल जो भी दिया हो, जैसे मैसेजेस यहाँ पे दिया है, अब सब्जेक्ट अगर आपका पहले से सिंगुलर है या प्लूरल है तो सब्जेक्ट में कोई चेंजेस आपको करने का अधिकार नहीं है। माइंड इट एवरीवन। कोई भी बच्चे माइंड में एक बार भी ये मत सोचना कि अगर मैसेजेस को मैसेज बना दिया जाए तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। सब्जेक्ट जैसे लिखा है वैसे ही उसे सही मानते हैं। ठीक है, अब सारे बच्चे आगे देखो, मैसेजेस यहाँ पे जो लिखा है सही है। आगे लिखा विच के बाद वर आएगा, तो हाँ भाई वर ही आएगा। अगर यहाँ मैसेज होता तो वाज होता, अगर यहाँ मैसेजेस है तो डेफिनेटली यहाँ पे वर होगा। मतलब ये बात सही है। इसमें एरर फाइंड आउट करना है, सारे बच्चे ध्यान देना। ये जो सारे 4 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन सारे क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसमें एरर फाइंड आउट करना है सभी क्वेश्चन में। तो पहले वाले क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट मैं करके कर रहा हूं, देख रहा हूं इसमें क्या एरर है। तो पहला क्वेश्चन है, द मैसेजेस विच वर रिसीव्ड, वर यहाँ पे सही है क्योंकि मैसेजेस यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रिसीव्ड ऑन द डिमाइस ऑफ, डिमाइस का मतलब होता है डेथ। जितने बच्चों को नहीं पता है सारे बच्चे नोट कर लेना, डिमाइस का मतलब डेथ होता है, मृत्यु होता है। ठीक है,
तो कहा जा रहा है मैसेजेस विच वर रिसीव्ड, जो मैसेजेस इंदिरा गांधी की, मिसेस इंदिरा गांधी की मृत्यु पर रिसीव हुए थे, ठीक है। आगे लिखा है स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस, वो उनकी महानता के बारे में अच्छे से बताते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो स्पीक्स जो है ये क्या है, वर्ब है, सारे बच्चे ध्यान दो। और यहाँ पे जो स्पीक्स आ रहा है किसके लिए आ रहा है, मैसेजेस के लिए। अब अगर सब्जेक्ट आपका पहले से कैसा सब्जेक्ट है भाई, प्लूरल है, तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इंटायर सेंटेंस कैसा होना चाहिए, प्लूरल, अभी भी मैंने बताया था, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्पीक्स का प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। स्पीक्स यहाँ पे जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि स्पीक्स यानी जब वर्ब में ऐसा आप लगाते हो तो वर्ब जो है सिंगुलर हो जाती है, अभी भी बताया था। और वर्ब यहाँ पे हमें कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, इस वजह से यहाँ पे स्पीक्स का स्पीक हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस में वर्ब जो है प्लूरल वर्ब की नीड है हमें, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। सो यहाँ पे स्पीक्स का स्पीक हो जाएगा, मतलब स्पीक्स में एस जो है नहीं आएगा, और बाकी सारी बातें जो लिखा है वो सही लिखा है। तो सेंटेंस का सेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जस्ट अभी, तो ये बातें हो गए फिनिश। और अब सारे बच्चे क्वेश्चन 2 पे ध्यान दो। तो डियर ऑल, क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है ही हु इज माई एल्डर ब्रदर। सारे बच्चे ध्यान से समझना, ही हु इज, हु के पहले ही है तो इसके बाद इज आ रहा है, ये बात ऐसे लिखा है। ही हु इज माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज सपोर्ट मी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या बना, ही बना, और जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो होल सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और सपोर्ट यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगा, सपोर्ट्स। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे आपका सपोर्ट्स हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बताया है कि वर्ब जो है सिंगुलर होगी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जैसा कि यहाँ पे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और सिंगुलर वर्ब बनाने के इंटेंशन से वर्ब में ऐसा हमेशा लगाना पड़ता है। सो यहाँ पे सपोर्ट्स हो जाएगा। सारे बच्चे क्वेश्चन 3 देखिए, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलो, दे हु लिव इन इंडिया, क्वेश्चन 3 है, इज सुपरस्टिशियस। यहाँ पे लिखा हुआ है दे हु लिव इन इंडिया। अब सारे बच्चे मेरी एक बात सुनना कि हु का जो एंटीसीडेंट होता है वो दे होता है नहीं, वो क्या होता है, दोज होता है। तो इस बात को सारे बच्चे फटाफट ये नोट कर लें कि हु के जस्ट पहले दे कभी आता ही नहीं है, हमेशा जो आता है वो दोज आता है। समझ में आया? तो इस वजह से हु के पहले दोज हो जाएगा, इसमें पहली एरर तो ये है। अब दे दोज हु, दे होगा ही नहीं, दोज होगा, तो सेंटेंस हो गया दोज हु लिव इन इंडिया। अब हु के बाद जो वर्ब आ रही है वो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि हु के पहले क्या लिखा है, दोज लिखा है, और दोज जो है प्लूरल में ही आता है। समझ में आया? सो लिव यहाँ पे सही है। अब दोज हु लिव इन इंडिया इज सुपरस्टिशियस, तो इस की जगह पे आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बना दोज हु लिव इन इंडिया आर सुपरस्टिशियस, यानी कि जो वो लोग जो इंडिया में रहते हैं वो कैसे हैं, अंधविश्वासी। ये इस सेंटेंस का मतलब है। और सारे बच्चे ध्यान देना, डोंट माइंड, बहुत ज्यादा ध्यान इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये दिस इज जस्ट अ सेंटेंस। समझ में आ रहा है? दिस इज जस्ट अ सेंटेंस, कोई सेंटेंस नंबर 3, ये सिर्फ सेंटेंस मात्र है, ठीक है। कोई बच्चे बहुत ज्यादा सोचना नहीं इस बात को लेके कि हाउ कैन यू से कि इंडिया में रहने वाले लोग सब के सब सुपरस्टिशियस होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दिस इज जस्ट अ सेंटेंस, ये सिर्फ सेंटेंस है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा इस पे बहुत ज्यादा सोचना नहीं अनदर सेंस में, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिव, आई होप समझ में आ गया। क्वेश्चन 3 में एरर क्या है, इसमें दे की जगह दोज हो जाएगा और इसकी जगह आर हो जाएगा। सारे बच्चे क्वेश्चन 4 देखो, लिखा ही डज नॉट टेल्स अ लाई एज फार एज आई नो। तो इस सेंटेंस में मेरी एक बात याद कर लो एवरीवन, डियर, अगर आपको डू का फैमिली मेंबर कहीं भी दिखाई देता है, और डू के फैमिली मेंबर कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। कौन से? डू, डिड और डज, ये तीनों डू के मेंबर होते हैं। अब कभी भी अगर आपको डू का फैमिली मेंबर दिखाई देता है तो सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सबके साथ आएगी जितने डू के फैमिली मेंबर होते हैं। इस बात को सारे बच्चे फटाफट नोट कर लें।
ये एक रूल है, इसको नोट कर लीजिए कि डू के जितने मेंबर होते हैं 3 होते हैं, डू, डिड और डज, और इन सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? सो ही डज नॉट, यहाँ पे डू का मेंबर यूज हुआ है, तो इस वजह से डू के मेंबर के सभी मेंबर के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो टेल का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? टेल्स का फर्स्ट फॉर्म टेल हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे टेल होगा इन प्लेस ऑफ टेल्स, और सब जो लिखा है वो सही है कि वो झूठ नहीं बोलता जहां तक मुझे पता है। होप ये समझ में आ गया। तो ये था डियर आप सभी का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन, और आई होप कि ये सारी बातें आप सारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो मैं अब आगे आप सभी को बताने जा रहा हूं रूल नंबर नेक्स्ट। ये भी एक रूल था, जो रूल जो कोई तो कुछ नियम, कुछ रूल्स मैंने समझाया और उसके बेस पर क्वेश्चंस मैंने करवा दिया कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस इस प्रकार के, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे, नेक्स्ट रूल आपके सामने आ चुका है, देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट रूल जो है वो ये कह रहा है कि इफ टू डिफरेंट पोस्ट, अगर दो डिफरेंट पोस्ट जो हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर दो डिफरेंट पोस्ट इंडिकेट द सेम पर्सन, अगर दो डिफरेंट पोस्ट है और वो सेम पर्सन को इंडिकेट करती है, तो देन द होल सेंटेंस इंक्लूडिंग वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि अगर दो डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि मैंने एक पोस्ट ले लिया प्रोफेसर और दूसरी पोस्ट मैंने ले लिया डॉक्टर, दो डिफरेंट पोस्ट हैं, और अगर ये दो डिफरेंट पोस्ट इंडिकेट करती है एक ही इंसान को, एक ही ए इंसान है, इंसान का नाम ए है, और ए इंसान दोनों पोस्ट पे वर्किंग है। सारे बच्चे ध्यान से समझना, आई मीन टू से एक इंसान है ए और वही इंसान प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है। ये इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कहा जा रहा है अगर दो डिफरेंट पोस्ट एक ही इंसान को इंडिकेट करे, ठीक है, तो वही बात है कि अगर एक ही इंसान है और वही इंसान प्रोफेसर भी है और डॉक्टर भी है, तो ऐसे केस में इंसान तो अल्टीमेटली एक हुआ ना, तो इस वजह से इस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। वही कहा जा रहा है होल सेंटेंस, वो पूरा का पूरा एंटायर सेंटेंस जो होगा इंक्लूडिंग वर्ब, वर्ब को इंक्लूड करते हुए जो एंटायर सेंटेंस होगा वो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सिंगुलर होगा, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट है वो एक ही इंसान है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे यही बताया गया कि अगर दो डिफरेंट पोस्ट एक ही इंसान को, सेम पर्सन को इंडिकेट करे, तब पूरा सेंटेंस क्या होगा? सिंगुलर होगा, राइट। लेकिन नीचे लिखा है बट इफ टू डिफरेंट पोस्ट इंडिकेट टू डिफरेंट पर्संस, अगर दो डिफरेंट पोस्ट जो है दो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को इंडिकेट करें, तो होल सेंटेंस कैसा हो जाएगा? प्लूरल इंक्लूडिंग वर्ब। समझ में आया सभी को? यानी कि अगर एक इंसान ए है और एक इंसान बी है, ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर मैंने लिखा एक पोस्ट और एक मैंने लिखा प्रोफेसर, ठीक है, अब प्रोफेसर बी जो है प्रोफेसर है, ए जो है वो डॉक्टर है, यानी कि दो डिफरेंट पोस्ट हैं और दो डिफरेंट पोस्ट दो डिफरेंट इंसान को शो कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। तो ऐसे केस में इंसान तो ये दो हुए ना, तो इन दोनों के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी, एज वेल एज होल सेंटेंस जो है जो बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? प्लूरल। क्लियर है सभी को? तो भाई बस मुझे इतना ही समझाना था, इस रूल में इतना ही है कि अगर दो डिफरेंट पोस्ट सेम पर्सन को इंडिकेट करें तो होल सेंटेंस सिंगुलर होगा और वर्ब भी वहां पे सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट पोस्ट दो डिफरेंट इंसान को इंडिकेट करें तो ऐसे केस में पूरा सेंटेंस आपका प्लूरल होगा और वर्ब भी वहां पे जो होगी वो भी प्लूरल होगी। चलो नाउ आई होप कि ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सभी को, और अब आ गया क्वेश्चंस आप सभी के सामने। तो अब सारे बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन उसी रूल के बेस पर हैं जो रूल मैंने अभी भी आप सभी को जो है समझाया, ठीक है, उसी रूल के बेस पर ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, लिखा है द डॉक्टर। अच्छा एक बात और मुझे समझाना है, जैसे मैंने ये तो बता दिया कि डॉक्टर है प्रोफेसर है, दो डिफरेंट पोस्ट है, और मैंने ये तो बता दिया कि अगर एक इंसान है, अगर ये एक ही इंसान
एक ही इंसान दोनों पोस्ट पे वर्किंग, यानी कि प्रोफेसर और डॉक्टर एक ही इंसान है, तो ऐसे केस में पूरा सेंटेंस सिंगुलर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि सिर्फ सेंटेंस को देख कर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंसान एक है या दो, यानी कि दोनों डिफरेंट पोस्ट एक ही इंसान को रिफर कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट इंसान को, ये क्वेश्चन है। तो इस बात का जवाब है कि अगर दोनों के पहले दा लगा होगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर दोनों पोस्ट के पहले प्रोफेसर डॉक्टर, प्रोफेसर और डॉक्टर सिर्फ एक सैंपल है पोस्ट का, तो अगर दोनों पोस्ट के पहले दा या दोनों पोस्ट के पहले आर्टिकल दोनों के पहले लगा होगा, तो ऐसे केस में वो दो डिफरेंट इंसान को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर आर्टिकल दा का यूज सिर्फ वन टाइम हुआ है पहली वाली पोस्ट के पहले और दोनों के पहले दा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक ही इंसान है जो दोनों पोस्ट पे वर्किंग। इसका मतलब हुआ कि दो डिफरेंट पोस्ट सेम पर्सन को इंडिकेट कर रही है। समझ में आया भाई सभी को? नाउ आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, द डॉक्टर एंड प्रोफेसर। तो बताओ भाई सारे बच्चे, यहाँ पे एक इंसान है या दो है? तो ऑब्वियस सी बात है, दा का यूज वन टाइम हुआ है डॉक्टर से पहले, और प्रोफेसर से पहले दा नहीं आया है। इसका मतलब डॉक्टर और प्रोफेसर पूरा एक ही इंसान है। ध्यान से समझना एवरीवन, ठीक है? इसका मतलब हो डॉक्टर और प्रोफेसर एक ही इंसान है। अब आगे देखो, इंसान एक है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट बना वो सब्जेक्ट कैसा हुआ आपका? सिंगुलर हुआ। समझ में आया सभी को? अब अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ऐसे केस में प्रेजेंटेड, अब आगे पूरा सेंटेंस आपका सिंगुलर होना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। देखो, प्रेजेंटेड देमसेल्व्स, अब यहाँ पे देमसेल्व्स लिखा है, तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेड जब सिंगुलर एक इंसान है तो देमसेल्व्स कहां से आ गया? क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को एवरीवन? यहाँ पे देमसेल्व्स के प्लेस पे हिमसेल्फ हो जाएगा। प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द किंग इन द कोर्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर और प्रोफेसर जो एक इंसान है जो दोनों पोस्ट पे वर्किंग है, वही इंसान डॉक्टर और प्रोफेसर दोनों है। उस एक इंसान ने राजा के सामने, दरबार में, कोर्ट में राजा के सामने स्वयं को प्रस्तुत किया, स्वयं को प्रेजेंट किया। तो ये हो गया इस सेंटेंस का मीनिंग। आई होप ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक मिनट, एक बात और भी हो सकता है आपके माइंड में अभी भी आ रही हो कि सर एक बात बताओ, कि पहली दो बातें आ रही होंगी। एक बात ये कि डॉक्टर और प्रोफेसर यहाँ पे लिखा है, द डॉक्टर एंड प्रोफेसर ऐसा लिखा है। हो सकता है सम ऑफ यू, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर एक बात बताओ, अगर प्रोफेसर के पहले यहाँ पे दा लगा दिया जाए तब तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो डियर ऑल एवरीवन, मेरी एक बात ये ध्यान देना कि ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं किया जाता है, इस बात को याद कर लो। जो सब्जेक्ट पहले से गिवन है, सब्जेक्ट में कभी कोई चेंजेस करने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान, अगर मैं जो है अपने सेंटेंस के थ्रू, अपने सेंटेंस में, अपनी बातों में ये बोल रहा हूं कि एक ही इंसान है जो दोनों पोस्ट पे वर्किंग है, एक ही इंसान है जो डॉक्टर और प्रोफेसर दोनों है, और उस इंसान ने दरबार में राजा के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो क्या सामने वाले को कोई अधिकार बनता है कि वो इंसान मेरी बातों में एक इंसान को और ऐड कर दे? मैं बोल रहा हूं एक इंसान ने अपने आप को प्रस्तुत किया राजा के सामने, और सामने जो इंसान सुन रहा है उसका कोई लॉजिक ये बनता है क्या कि वो ये बोल दे कि नहीं नहीं, एक इंसान ने, दो इंसान ने प्रस्तुत किया राजा के सामने स्वयं को? है कोई लॉजिक? नहीं ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से दा लगाने का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल सारे बच्चे याद कर लो कि कभी भी सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होगा। दैट्स इट। तो इस वजह से द डॉक्टर एंड प्रोफेसर जैसे लिखा है वैसे ही वो पहले से सही है। ठीक है, चलो, होप ये समझ में आ गया। तो इस वजह से वहां देमसेल्व्स की जगह पे हिमसेल्फ हो जाएगा। एक बात और, एक कंफ्यूजन और आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, चलो ये तो समझ में आ गया, बट आपके माइंड में हो सकता है ये कंफ्यूजन हो, डॉक्टर और प्रोफेसर ये तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ही या शी कोई भी हो सकता है, मतलब आई मीन कि शी भी तो हो सकता है, कोई कोई लड़की, कोई गर्ल भी तो प्रोफेसर या डॉक्टर हो सकती है, राइट?
तो वहां पे हिमसेल्फ क्यों, हर सेल्फ क्यों नहीं? तो सारे बच्चे मेरी एक बात ये ध्यान दो कि जब कभी आपका कॉमन जेंडर आ जाए, कॉमन जेंडर, ठीक है, और कॉमन जेंडर क्या होता है? जब कभी ही या शी में से दोनों में से कोई भी दोनों में से कोई एक उस पोस्ट पे हो सकता है, या तो मेल चाहे फीमेल, मेल या फीमेल में से दोनों में से कोई एक, यानी इधर और का सेंस आ जाए, तो ऐसे जेंडर को कॉमन जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर के लिए हमेशा ही लिखा जाता है, इस बात को याद कर लो सारे बच्चे। कॉमन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ही होता है। आई मीन टू से कॉमन जेंडर में प्रेफरेंस हमेशा मैस्कुलिन को दी जाती है, इस वजह से कॉमन जेंडर के लिए ही आएगा। अब ये दोनों कॉमन जेंडर में आते हैं, दैट्स वाई ही आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे शी का लॉजिक नहीं आएगा। चलो देन आई होप कि ये सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा पहला वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा इन प्लेस ऑफ देमसेल्व्स। बस सिंपल सी गलती यहाँ पे है। अब अगर ये समझ में आ गया तो सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बताएं। 2 पे ध्यान दें, द पेंटर एंड द फिलोसफर। सारे बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे पेंटर और फिलोसफर दो डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, एक पेंटर है एक फिलोसफर है, और दोनों के पहले द पहले से लिखा है, यानी कि दो डिफरेंट इंसान हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ क्योंकि दो डिफरेंट इंसान है। समझ में आया? अब अगर ये दो डिफरेंट इंसान है, पेंटर अलग फिलोसफर अलग, तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। सो यहाँ पे हैज की जगह आपका हैव हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? और जो लिखा है आगे सब कुछ हैव अराइव्ड हियर वो सब सही है, ठीक है। चलो आगे सारे बच्चे ध्यान दो क्वेश्चन 3 पे, द ब्रांच मैनेजर एंड कैशियर। सारे बच्चे ध्यान से समझना, कहा जा रहा है द ब्रांच मैनेजर एंड कैशियर, यानी कैशियर के पहले तो आर्टिकल है नहीं, आर्टिकल का यूज वन टाइम हुआ है, यानी कि ये पूरा एक इंसान हुआ, एक ही इंसान है, वही इंसान ब्रांच मैनेजर भी है और वही इंसान कैशियर भी है, ठीक है। अब कहा जा रहा है ऑन लीव टुडे, कहा जा रहा है कि ये जो इंसान है वो आज छुट्टी पे है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये सिंगुलर हुआ, एक इंसान हुआ, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो इज आएगा ना यहाँ पे। समझ में आ गया सभी को? तो इस वजह से आर के प्लेस पे इज आएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंसान एक है। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन 4 पे ध्यान दें, और क्वेश्चन 4 में डियर जो है लिखा हुआ है द लॉयर एंड प्रोफेसर। सारे बच्चे ध्यान से समझना, लॉयर, द लॉयर एंड प्रोफेसर ऐसा जो है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान कितना है? एक है। द लॉयर एंड प्रोफेसर, यानी कि आर्टिकल द का यूज वन टाइम हुआ है, दैट मीन्स ये कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर हुआ, एक इंसान हुआ। अब अगर इंसान एक है तो होल सेंटेंस, एंटायर सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है? वांट, वांट का सिंगुलर क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। आगे पढ़ो, वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस लॉजिकल गेम, ठीक है। तो आगे जो लिखा वो सब सही है, बस एक गलती है, वांट का वांट्स यहाँ पे हो जाएगा। चलो आई होप कि आप सारे बच्चों को ये रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो रूल नंबर 2 में और कुछ नहीं, बस इतना ही है कि अगर दो डिफरेंट पोस्ट एक ही इंसान को रिफर करें, इंडिकेट करें, तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट पोस्ट दो डिफरेंट इंसान को इंडिकेट करें, तब पूरा सेंटेंस जो है प्लूरल हो, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्ब। चलो तो देन आई होप ये समझ में आ गया आप सारे बच्चों को, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल जो है दिखाने जा रहा हूं। तो सारे बच्चे देखो रूल नंबर 3 ये आपके सामने जो है आ चुका है, और भाई ध्यान दीजिए रूल नंबर 3 पे, ये भी अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है, इवन पूछा जा चुका भी है बहुत सारे एग्जाम्स में। देखिए सारे बच्चे नोट कर लें, मैं ये बोल रहा हूं कि इसको नोट कर लो, बेटर होगा आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है, आ नंबर ऑफ और आ लार्ज नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ और आ लार्ज नंबर ऑफ, कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आ नंबर ऑफ या आ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ मिलता है, तो इसके साथ जो वर्ब जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। और जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। समझ में आया सभी को? लेकिन
एक बात और, नीचे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे बच्चे दूसरा वाला पॉइंट ध्यान से देखें, लिखा है द नंबर ऑफ। डियर, अगर कभी भी आ नंबर ऑफ या आ लार्ज नंबर ऑफ लिखा है तब तो इसके साथ नाउन वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर कभी भी द नंबर ऑफ लिखा है तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसे हो जाएगी, सिंगुलर। समझ में आया? तो द नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब कैसे होती है, सिंगुलर होती है। तो सारे बच्चे इस रूल को तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है, कई बार एग्जाम में, बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम में ये रूल सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो सारे बच्चे बेटर होगा आपके लिए कि इसको याद कर लो, नोट कर लो फटाफट। चलो, आई होप कि अब ये रूल आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब मैं आगे जो है क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूं इसके बेस पर। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ के बेस पर ही सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो सारे बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ बुक्स। अब ध्यान देना, द नंबर ऑफ यहाँ पे लिखा है, द नंबर ऑफ बुक्स। और मैंने अभी भी क्या सिखाया, द नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो द नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे बुक्स जो है नाउन है, और नाउन जो है प्लूरल होना चाहिए, दैट मीन्स ये सही है। समझ में आया? आगे लिखा है हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। और अभी भी मैंने सिखाया द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, सो यहाँ पे हैज हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हैव के प्लेस पे हैज हो जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। सारे बच्चे क्वेश्चन 3 पे ध्यान दें, लिखा है देयर अपीयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस बुक। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, सेंटेंस को ध्यान से समझें और एरर इसमें बताने का प्रयास करें कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो एवरीबडी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है बहुत से बच्चे अभी शांत हो गए हैं कि देयर अपीयर से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन याद कर लो कि आ लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, अभी भी पढ़ा है, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में नाउन और वर्ब दोनों कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब देयर से सेंटेंस जो शुरू होता है, जैसे 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे यूज किया और दोनों सेंटेंस देयर से शुरू है, एक सेंटेंस में और देयर के बाद ब्लैंक मैंने बना दिया। एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बात समझा रहा हूँ कि देयर के बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कैसी आनी चाहिए। तो इस बात का जवाब है कि अगर जो है लिखा हुआ है देयर, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद लिखा है आ बुक, और दूसरे वाले में लिखा है देयर, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद लिखा है मैनी बुक्स, ऐसा। सॉरी। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस में एक बुक के बारे में बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे इज आएगा, सारे बच्चे ध्यान से समझना। और सेकंड वाले सेंटेंस में बहुत सारी बुक की बातें हो रही है, मैनी बुक्स यहाँ पे लिखा है, सो यहाँ पे आ रहेगा। समझ में आया सभी को? यानी कि देयर कभी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल क्या आएगी, इस बात के लिए देयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि उस सेंटेंस में कितने की जरूरत है। जैसे पहला वाला सेंटेंस है देयर इज अ बुक, पहले वाले सेंटेंस में एक बुक की बात हो रही है, तो दैट्स वाई उस सेंटेंस में इज आएगा, देयर इज अ बुक। वैसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में देयर आर मैनी बुक्स, यहाँ पे मैनी बुक्स की बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है बहुत सारी बुक्स हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा आएगा देयर के बाद। देन आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि आर या इस जो भी आ रहा है उसके लिए देयर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि उस सेंटेंस में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उस सेंटेंस में सिंगुलर की बातें हो रही हैं तो वहां पे इज आएगा, प्लूरल की बातें हो रही है तो वहां पे आर आएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब रेस्पेक्टिवली आएगी, राइट। अब अगर ये, आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देयर के बाद अपीयर्स यहाँ पे लिखा है, तो अपीयर्स सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, देयर डिसाइड नहीं करेगा, इसको कोई अधिकार नहीं है। देयर अपीयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ, अब अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन वर्ब दोनों कैसा आता है, प्लूरल आता है, याद आया सभी को। तो लिखा अ लार्ज नंबर ऑफ डिफिकल्ट, ये तो एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस है ये नाउन है,
और a large number of के साथ जो नाउन आता है वो नाउन कैसा प्लूरल होता है। सो क्वेश्चंस जो लिखा वो सही है। अब वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होती है, तो a large number of के साथ वर्ब जब प्लूरल होती है तो appears का appear हो जाएगा, और ये हो गई आपकी प्लूरल वर्ब। देन आई होप ये समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को कि ऑब्वियस सी बात है appears की जगह appear हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब में कभी भी s जो है नहीं आता है, मैंने अभी भी समझाया था। चलो होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन 2। और सारे बच्चे क्वेश्चन 3 पे अब आगे जो है क्वेश्चन 3 पे ध्यान दें। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है a number of new students has participated in the dance competition, ऐसा जो है लिखा हुआ है। a number of new students, ध्यान से समझो। तो a number of के साथ नाउन कैसा आता है, नाउन वर्ब दोनों प्लूरल आता है, मैंने अभी भी बताया। तो a number of new students, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है नाउन, ये सही है। वर्ब भी प्लूरल आती है a number of के साथ, सो यहाँ पे हैज की जगह हैव हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बना a number of new students have participated in the dance competition। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो चुका है। आई होप कि आप सारे बच्चों को द नंबर ऑफ, a large number of, a number of, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो रूल जो मैंने बताया अभी जस्ट अभी भी, वो रूल आप सारे बच्चे तैयार कर लो, याद कर लो। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। समझ में आ रहा है? रूल है द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा, वर्ब जो है सिंगुलर होगी, और a नंबर ऑफ और a large नंबर ऑफ, इन दोनों के साथ जो नाउन आएगा प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें मुझे बताना था। ये रूल होता है फिनिश। अब सारे बच्चे नेक्स्ट रूल पे ध्यान दें, और नेक्स्ट रूल जो आपके सामने जो है आ चुका है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये भी जो है पूछा जाता है और पूछा जा चुका भी है। रूल है वन ऑफ। तो डियर ऑल सारे बच्चे ध्यान दो, वन ऑफ के साथ में कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, वर्ल्ड में कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आता है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बात श्योर है कि वन ऑफ के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अच्छा, आगे सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है नाउन आएगा, और जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो वन ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, अब नाउन और वन ऑफ के बीच में, एवरीवन ध्यान से, वन ऑफ और नाउन के बीच में, वन ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन तो हमेशा प्लूरल होगा, ये बात तो श्योर है 110%। लेकिन वन ऑफ और नाउन के बीच में अगर कभी कोई एडजेक्टिव आता है, हमेशा एडजेक्टिव आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई श्योरिटी इस बात की नहीं है कि हमेशा एडजेक्टिव इनके बीच में आएगा। लेकिन अगर कभी भी एडजेक्टिव आता है वन ऑफ और नाउन के बीच में, तो जो एडजेक्टिव आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा, ये जरूरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है कि जो भी एडजेक्टिव आएगा इनके बीच में, मतलब नाउन और वन ऑफ के बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बना हुआ है कि वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा, और इसके साथ मतलब वन ऑफ के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, वन ऑफ के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी आपकी वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अब सारे बच्चे ध्यान देना, जहां जहां पे वर्ब सिंगुलर या प्लूरल मैं बता दूं, इसका मतलब हुआ कि होल सेंटेंस आपका सिंगुलर या प्लूरल रेस्पेक्टिवली होगा। समझ में आया? सॉरी। तो वन ऑफ के साथ में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। इस रूल को याद कर लो। एक बात और कि वन ऑफ और नाउन के बीच में अगर कभी कोई एडजेक्टिव आता है तो वो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का होगा, ये कंपलसरी। ठीक है, तो बस वन ऑफ में मुझे इतना ही बताना था। अच्छा, एक बात और भी, इस रूल को मैं लॉजिकली प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूं। अगर आप जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात ध्यान से और समझो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वन ऑफ द कार्स। सारे बच्चे ध्यान से समझना, मैंने कहा वन ऑफ द कार्स। अब एक बात बताओ,
कि बहुत सारी कार्स में से एक के बारे में बात होगी या एक कार में से एक के बारे में? सोच के बताना सारे बच्चे। मैंने कहा वन ऑफ द कार्स, ऑब्वियस सी बात है, कार यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो वन ऑफ द कार्स जब मैंने कहा तो ये बताओ कि बहुत सारी कार्स में से एक के बारे में बातें होनी चाहिए या एक कार में से एक के बारे में? तो ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत सारी कार में से एक के बारे में बातें होंगी, एक कार में से एक के बारे में तो बातें होंगी नहीं। समझ में आया? तो इससे ये प्रूव हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि वन ऑफ के साथ कार्स आएगा, कार नहीं आएगा। मतलब कोई भी नाउन जो भी आएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। सो यहाँ पे वन ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और भी कि जब मैंने कहा बहुत सारी कार्स में से एक, तो अब आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने कहा बहुत सारी कार्स में से एक कार जो है डैमेज है, टूटी हुई है, हाँ, या बहुत खूबसूरत है, जो भी ऐसा। तो जो बातें आगे मैं बता रहा हूं वो बातें सभी कार के बारे में या एक के बारे में? तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को समझ में आ रहा होगा कि बातें एक के बारे में हो रही हैं। तो जब आगे बातें एक के बारे में हो रही हैं तो इसके आगे जो वर्ब आएगी वो वर्ब तो सिंगुलर होगी ना, क्योंकि बातें तो एक कार के बारे में हो रही हैं। तो जब एक कार के बारे में, एक नाउन के बारे में बातें जब हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्ब आएगी वो तो सिंगुलर होगी। समझ में आ गया? तो इस वजह से वन ऑफ के साथ जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, और जो वन ऑफ के रेस्पेक्ट में जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। इस रूल को सारे बच्चे अच्छे से याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी मेरी याद कर लो इसी में कि वन ऑफ और नाउन के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री का होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, ये आपको बचपन से पता है, ये आज नहीं बताया जा रहा है, ये बचपन से पता है कि वन ऑफ की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उसके पहले दा भी आएगा, ये बात भी ध्यान देना, याद ध्यान देना हमेशा ये बात भी, ठीक है। चलो, तो अब आई होप कि ये रूल आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अब इसके बेस पर क्वेश्चंस मैं जो है करवा रहा हूं। नीचे जो है क्वेश्चंस आपके जो है लिखे हुए हैं, देखिए एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, द गंगा इज वन ऑफ यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सैक्रेड। समझना, वन ऑफ के साथ मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हुआ, एंड मोस्ट सैक्रेड ये भी सुपरलेटिव डिग्री हुआ। समझ में आ रहा है? और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है, बचपन से पता है तो इसलिए दा यहाँ पे लगा हुआ है। अब पढ़ो आगे, द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सैक्रेड रिवर। ये रिवर जो है नाउन है, रिवर नाउन है। और अभी भी बताया कि वन ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे रिवर नहीं रिवर्स होना चाहिए, राइट। तो सेंटेंस आपका बना, द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सैक्रेड रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो गंगा नदी है वो बहुत सारी सबसे पवित्र नदियों और सबसे लंबी नदियों और सबसे पवित्र नदियों में से एक है। समझ में आया भी सभी को? तो ये सेंस इस सेंटेंस का हुआ, और इस सेंटेंस में जो करेक्शन है वो ये है कि रिवर की जगह पे रिवर्स होना चाहिए, बस, और सब सही है। सारे बच्चे क्वेश्चन 2 पे ध्यान दो। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन आई टोल्ड यू अबाउट माई वीकनेस। तो इन वन ऑफ और फर्स्ट कन्वर्सेशन ऐसा लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वन ऑफ के साथ जो भी नाउन आता है वो नाउन डैम श्योर है कि प्लूरल होता है। सो यहाँ पे कन्वर्सेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशंस। क्यों, एवरीवन समझ में आ गया? कन्वर्सेशन नाउन है तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा कन्वर्सेशंस, राइट। तो भाई बस इतनी ही गलती इस सेंटेंस में थी। और सारे बच्चे क्वेश्चन 3 पे अब ध्यान दें। और क्वेश्चन 3 में डियर आपका जो है लिखा हुआ है, क्या है, द ताजमहल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन उत्तर प्रदेश, ऐसा जो है लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में करेक्शन क्या है, मैंने अभी भी बताया कि वन ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन डैम श्योर है प्लूरल होगा।
तो नाउन यहाँ पे क्या है, मॉन्यूमेंट है, तो मॉन्यूमेंट का क्या हो जाएगा भाई, मॉन्यूमेंट्स हो जाएगा। बताया ना जस्ट अभी कि वन ऑफ के साथ जो भी नाउन आएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हो जाएगा। समझ में आया। अब एक बात और भी बताया है कि अगर इस नाउन और ये नाउन हो गया मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स नाउन हो गया, और नाउन और वन ऑफ के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव आता है, जैसे द ब्यूटीफुल यहाँ लिखा है एडजेक्टिव है, तो ये भी श्योर है कि एडजेक्टिव जो होगा वो सुपरलेटिव डिग्री का होगा। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये द ब्यूटीफुल जो लिखा वो भी गलत है, और उसका सही वर्जन हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। मीन्स आपका करेक्ट सेंटेंस बना कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। राइट, देन होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। और अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड। तो वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा। समझ में आया सभी को, तो फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आगे ओन लिखा, ओन अ लग्जूरियस एंड एक्सक्विजिट कार। ठीक है, तो ओन का मतलब मैंने ओन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, और सिंगुलर वर्ब में एस जो है लगाना पड़ता है, तो ओन्स हो जाएगा। तो सेंटेंस हो गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स ओन्स अ लग्जूरियस एंड एक्सक्विजिट कार। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना कि एक्सक्विजिट का मतलब ब्यूटीफुल या आकर्षक होता है, ब्यूटीफुल या चार्मिंग या आकर्षक, ये एक्सक्विजिट का ये मीनिंग होता है। चलो देन आई होप कि आप सारे बच्चों को वन ऑफ का ये रूल, वन ऑफ का ये सीन जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सारे बच्चे समझ रहे होंगे एक एक पॉइंट को, एक एक लॉजिक को, जो सिंस बिगिनिंग में जो है बता रहा हूं। चलो आगे, इसके बाद हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट रूल पे, और ये आ गया आपका रूल नंबर नेक्स्ट। तो देखिए सारे बच्चे ध्यान से, रूल नंबर नेक्स्ट आपका ये कह रहा है कि अगर आपको कभी भी ईच या एवरी, अगर आपको कभी भी जो है दिखाई दे, ईच हो चाहे एवरी हो, कोई भी दिखाई दे, तो लिखा मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, यानी कि द होल सेंटेंस सिंगुलर। तो कहा जा रहा है कि अगर कभी भी अगर आपको ईच या एवरी दोनों में से कोई भी दिखाई दे, चाहे ईच और चाहे एवरी, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा का हमेशा जो है कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर वर्ब सिंगुलर होती है तो इसका मतलब ये साफ है कि वहां पे होल सेंटेंस, आपका एंटायर सेंटेंस जो होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा होगा, सिंगुलर होगा। समझ में आया भी सारे बच्चे। चलो, तो ईच और एवरी के बारे में इतनी ही बातें हैं कि कहीं भी अगर आपको ईच और एवरी दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि इसके साथ जो भी वर्ब आएगी, नाउन को नहीं बोल रहा हूं, वर्ब जो भी आएगी वो वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी हमेशा। और हो सकता है नाउन के बारे में कुछ बच्चे जानना चाहें, तो नाउन के बारे में डियर इतना है कि ईच के जस्ट बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। जो नाउन ईच के जस्ट बाद या एवरी के जस्ट बाद नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर होगा हमेशा। तो देखिए सारे बच्चे, देखिए पहला वाला क्वेश्चन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ध्यान से समझना, ईच के बाद नाउन लिखा है, और दूसरे वाले एंड के बाद जो है उसमें भी ईच के बाद नाउन यानी गर्ल यहाँ पे लिखा है। अब ईच के बाद जो नाउन आता है वो नाउन सिंगुलर होता है, दैट्स वाई इतना तो सही है। आगे लिखा आर गोइंग टू बाई अ न्यू बुक, तो अभी भी समझाया कि ईच या एवरी कहीं भी दिखे तो इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, सो यहाँ पे आर की जगह इज हो जाएगा। सारे बच्चे समझ में आए कि नहीं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ईच बॉय और ईच गर्ल दो अलग अलग हैं, तो डियर इस बात का जवाब ये है, और उसके अकॉर्डिंग आप ये सोच रहे हो कि वहां पे आर होना चाहिए, तो इस बात का रिप्लाई ये है मेरी तरफ से कि वो बात तो सही है दो अलग हैं, लेकिन ये भी ध्यान दो कि दोनों के पहले ईच लिखा है, तो जब दोनों के पहले ईच लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी।
तो आगे से कोई बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई सेंटेंस अगर आपके सामने आता है, जैसा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने फ्रेम किया है, तो ऐसे केस में वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर होगी हमेशा। सो यहाँ पे आर की जगह इज होना चाहिए, और सब आगे जो लिखा और सब सही है, आर इज गोइंग टू बाई अ न्यू बुक, और सब सही है। सारे बच्चे क्वेश्चन 2 पे ध्यान दें। और डियर क्वेश्चन 2 आपका लिखा, ईच ऑफ द 4 एस्पायरेंट्स ऑफ एसएससी, एसएससी के 4 एस्पायरेंट्स में से प्रत्येक, ठीक है, तो ईच ऑफ द 4 एस्पायरेंट्स ऑफ एसएससी, तो अभी भी बताया ईच के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है हमेशा, मैंने अभी भी बताया। सो ईच ऑफ, और ये भी बताया कि होल सेंटेंस भी सिंगुलर हो जाएगा अगर वर्ब सिंगुलर होती है, तो ये भी बताया गया अभी भी, ठीक है। तो ईच ऑफ द 4 एस्पायरेंट्स ऑफ एसएससी, ये सब्जेक्ट हो गया, और कैसा सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगुलर हुआ, क्यों, क्योंकि ईच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सो यहाँ पे हैव का हैज हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया ईच ऑफ द 4 एस्पायरेंट्स ऑफ एसएससी हैज सबमिटेड। अब आगे दियर लिखा है, तो दियर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। हिज क्यों आया अभी, क्योंकि यहाँ पे एस्पायरेंट की बात हो रही है, और एस्पायरेंट कैसा जेंडर है, कॉमन जेंडर है, तो कॉमन जेंडर की वजह से वहां पे हिज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सारे बच्चे आगे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आई होप क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा कि ईच की वजह से पूरा सब्जेक्ट ये सिंगुलर हुआ, दैट इज वाई वर्ब जो है हैज हो जाएगा, और दैट्स वाई वहां पे डियर की जगह पे हिज हो जाएगा, ठीक है। अब सारे बच्चे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव टेकन देयर गिफ्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ऐसा लिखा है, यानी कि इस केस में अभी भी मैंने बताया कि ऐसे केस में पूरा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऐसा जो है लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे हैज हो जाएगा, जैसा कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हैव का हैज तो बना दिया, हैज टेकन, टेकन, बट क्वेश्चन है कि आगे डियर की जगह क्या आएगा, डियर की जगह हिज आएगा या हर आएगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है हम सभी को। मेन प्रॉब्लम ये कि डियर की जगह क्या आना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो डियर ही रहने दो, तो डियर कैसे हो जाएगा, कैसे डियर हो जाएगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर ये पूरा सब्जेक्ट आप सिंगुलर मान चुके हो, अगर वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ भी तो सिंगुलर आएगा, समझ में आया। तो डियर की जगह पे डियर तो नहीं रहेगा, यहाँ पे हिज या हर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो इस बात का जवाब नीचे जो है लिखा हुआ है, सारे बच्चे ध्यान से रीड कर लो। इन दिस केस प्रेफरेंस इज टू बी गिवन टू द सेकंड सब्जेक्ट। इस केस में आपको हमेशा जो है यही इतना ध्यान देना है कि ऐसे केस में प्रेफरेंस हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट को मिलती है, ठीक है। तो एवरीबॉडी ध्यान देना इस बात को कि ऐसे केस में हमेशा जो प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट को ही मिलेगी। तो प्रेफरेंस सेकंड वाले सब्जेक्ट को मिलती है, दैट्स वाई प्रेफरेंस सेकंड वाले सब्जेक्ट को हमेशा ऐसे ऐसे केस में मिलती है। इस वजह से यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका बनेगा वो सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आप किसको किसको प्रेफरेंस दोगे, सेकंड वाले सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। तो चलो 1 मिनट, हाँ अब बता रहा हूं, ध्यान से सुन। मैंने कहा ऐसे केस में प्रेफरेंस हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट को मिलेगी जब कभी ऐसा कंफ्यूजन आपको दिखाई दे। हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में आया हो सर यहाँ डियर की जगह हिज हो जाएगा, क्योंकि जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो उस केस में मैस्कुलिन को प्रेफरेंस मिलता है। तो सारे बच्चे मेरी एक बात सुन लो, ऐसा नहीं है, जब जेंडर क्लियर नहीं है तो उस केस में मैस्कुलिन को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है। मैस्कुलिन को प्रेफरेंस तब मिलता है जब जेंडर कॉमन होता है, समझ में आया। जब जेंडर कॉमन होता है तब मैस्कुलिन को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन जेंडर नहीं, यहाँ पे बॉय और गर्ल जो है साफ साफ जो है लिखा हुआ है, समझना। तो इस वजह से जब जेंडर कॉमन होता है तब मैस्कुलिन को प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे बॉय और गर्ल दोनों जो है साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे देयर की जगह हर आएगा। क्यों आएगा हर,
क्योंकि यहाँ पे लिखा है नीचे कि ऐसे केस में प्रेफरेंस इज टू बी गिवन टू द सेकंड सब्जेक्ट, ऐसे केस में सेकंड वाले सब्जेक्ट को प्रेफरेंस मिलती है। तो इस सेंटेंस में सेकंड सब्जेक्ट क्या है? गर्ल है। इस वजह से यहाँ पे डियर की जगह पे हर आएगा। समझ में आ गया सभी को? तो ये एक स्पेशल रूल था, स्पेशल पॉइंट यहाँ पे था। सारे बच्चे इसको एक काम करो, फटाफट के नोट कर लो। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ईच ऑफ द 5 बॉयज एंड राम। अब सारे बच्चे समझना, ये ईच ऑफ द 5 बॉयज ये जो लिखा है ये तो सिंगुलर हुआ, ईच की वजह से ये सिंगुलर हुआ। और आगे कहा जा रहा है एंड राम, और राम यानी एक इंसान का नाम और जो है उसी में ऐड किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक इंसान का नाम और भी उसी में जो है ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे केस में ये पूरा सब्जेक्ट आपका कैसा हो गया? दो इंसान की बातें हो गई तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल। अब अगर ऐसा है तो ऐसे केस में वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। सो यहाँ पे वांट्स की जगह वांट हो जाएगा, वांट टू अटेंड दिस सेशन। आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, क्योंकि वर्ब प्लूरल आएगी और प्लूरल वर्ब में एस जो है नहीं आता है, ये आप सभी को पता है। सो यहाँ पे वांट होगा। अब सारे बच्चे आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? दे ईच हैव डिफरेंट ओपिनियंस। इसमें दे ईच हैव डिफरेंट ओपिनियंस, इसमें क्या गलती है? तो डियर इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है, नो एरर। अब हो सकता है आप लोग के माइंड में आ रहा होगा नो एरर कैसे हो गया भाई, ईच यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नीचे एक रूल ये लिखा है, सारे बच्चे नोट कर लें। ईच के जस्ट पहले अगर कोई प्लूरल वर्ड मेंशन है, जैसे ईच के पहले प्लूरल वर्ड यहाँ पे क्या है? दे है। तो ऐसे केस में उसके बाद ईच के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। और आगे लिखा द होल सेंटेंस प्लूरल, और ऐसे केस में वर्ब और वर्ब के साथ साथ पूरा सेंटेंस, एंटायर सेंटेंस जो होगा प्लूरल होगा। समझ में आया सभी को? तो इस वजह से यहाँ पे हैव का हैव ही रहेगा, क्योंकि अगर कभी भी ईच के पहले प्लूरल वर्ड आ जाए तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। एक रूल है, दैट्स व्हाई ये वाला सेंटेंस करेक्ट, नो एरर। चलो देन आई होप ये समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दें। लिखा है ईच बुक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी कॉस्टली बट इंपॉर्टेंट। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी भी मैंने बताया कि ईच के बाद जो नाउन आता है वो नाउन कैसा आता है? ईच के जस्ट बाद जो नाउन आता है कैसा आता है? सिंगुलर आता है, राइट? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। जो बुक्स है वो बुक हो जाएगा, क्योंकि ईच या एवरी इन दोनों के जस्ट बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, इस वजह से बुक हो जाएगा। और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो वर्ब यहाँ पे साफ साफ जो है लिखा हुआ है इज, यानी कि वर्ब जो पहले से लिखा है वो सही है। तो इस वाले सेंटेंस में एक एरर है, वो ये कि ईच के जस्ट बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लिहाजा यहाँ पे बुक हो जाएगा इन प्लेस ऑफ बुक्स। सो नाउ आई होप कि आप सारे बच्चों को ये सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे और अच्छे से आप सारे बच्चे इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अब अगर आप सभी को एक और रूल जो है सीखना है, या बस करता हूं फिर अच्छा चलो एक रूल मैं और भी जो है एक रूल जो है और भी बता देता हूं, ठीक है? और ये लास्ट रूल होगा, उसके बाद बाकी सारी बातें नेक्स्ट सेशन में होंगी। चलो ये रूल है, सारे बच्चे रूल देखो, ये रूल नंबर 6 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और रूल नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, गाइडेड बाई है, अबाइडेड बाई, इंक्लूडिंग, हेडेड बाई, लेड बाई, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स। एक काम करिए, आप सारे बच्चे ये सभी कंजंक्शन को याद कर लीजिए, ठीक है? हाँ, ये सभी कंजंक्शन को याद कर लीजिए और उसके बाद और इसको नोट भी कर लीजिए। लिखा है नोट में कि इन केस ऑफ अबव कंजंक्शन, इन सभी कंजंक्शन के केस में द होल सेंटेंस, पूरा का पूरा एंटायर सेंटेंस जो होगा, मस्ट एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को?
कि कहने का मतलब यह है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट ए और एक सब्जेक्ट बी है, और बीच में इनमें से कोई कंजंक्शन आता है, मान लो कि विद आता है, विद मैंने मान लिया, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देना कि अगर कभी भी दो सब्जेक्ट ए, जैसे कि सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी, इनमें से किसी भी कंजंक्शन से मान लो कि विद से कनेक्ट है, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा जो एंटायर सेंटेंस है एंड तक, वो पूरा का पूरा सेंटेंस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। पूरा का पूरा सेंटेंस जो बनेगा वो पूरा सेंटेंस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि जो वर्ब आएगी और जो भी सेंटेंस में और कुछ जो भी लिखा जाएगा उस पूरे, वो पूरा जो है पहले वाले सेंटेंस, पहले वाला सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ए जो है उसके अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस आपका बनाना है, लिखना है। और जो सब्जेक्ट बी है यानी कि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है विद के बाद जो लिखा है उस सब्जेक्ट को हमेशा इग्नोर किया जाएगा। आई मीन टू से कि वो सब्जेक्ट वहां पे लिखा तो रहेगा बट उसके अकॉर्डिंग वर्ब या पूरा सेंटेंस में कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। समझ में आ गया सभी को? तो बस इसमें मुझे इतना ही बताना है कि अगर दो सब्जेक्ट इनमें से किसी कंजंक्शन से कनेक्ट हैं तो पूरे सेंटेंस का पूरा सेंटेंस जो आपका फ्रेम करना है, जो बनाना है, जो लिखना है, चाहे वर्ब हो या कोई अदर वर्ड हो, पूरे होल सेंटेंस में वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेंगे इन सभी कंजंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन होप ये समझ में आ गया होगा। बस इसमें इतना ही मुझे बताना था। और अब सारे बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और ये आ गया क्वेश्चन इस रूल के बेस पे। तो एवरीवन क्वेश्चंस पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉन एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब सारे बच्चे देखो, लिखा है जॉन एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो एज वेल एज अभी भी उसमें लिखा ही था। तो ऐसे केस में पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बनेगा वो फर्स्ट वाला यानी जॉन वाला, जॉन जो है ये पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। समझ में आया सभी को? और हिज फ्रेंड्स जो लिखा है, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये लिखा तो रहेगा बट इसको इग्नोर किया जाएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में और कोई भी वर्ड नहीं आएगा। राइट? सो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका क्या है? जॉन है। तो अब आगे बढ़िए, इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स की जगह क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज यस्टरडे। समझ में आ गया सभी को? सारे बच्चे क्वेश्चन 2 पे ध्यान दो। क्वेश्चन 2 में सीता टुगेदर विद हर पेरेंट्स। अब हर पेरेंट्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन सीता टुगेदर विद, तो टुगेदर विद के पहले जो लिखा है वही सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता है। अब सीता के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस आपको बनाना है। आगे लिखा वांट, तो वांट का सीता के हिसाब से वांट्स हो जाएगा। समझ में आया? वांट्स टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली। ठीक है, तो और सब सही लिखा, वांट का वांट्स हो जाएगा। होप ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सारे बच्चे आगे देखिए, द प्राइस ऑफ दिस सेलफोन, द प्राइस ऑफ दिस स्मार्टफोन इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग भी उसमें जो है लिखा हुआ था, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस आर 35,000 रुपीज, ऐसा। तो इंक्लूडिंग के पहले जो है वो सब्जेक्ट है, तो पहले इंक्लूडिंग के पहले क्या है? बातें किसकी हो रही? प्राइस की बातें हो रही हैं। तो प्राइस सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? प्राइस है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी? इज हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? चलो, 2 सेंटेंस और बचे हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ लो। लिखा हुआ है राम अलोंग विद, अभी भी अलोंग विद भी वहां पे लिखा था, अलोंग विद द बैंक ऑफ द रिवर। अब सारे बच्चे समझना, जब कभी अलोंग विद से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं तो सब्जेक्ट कौन बनता है? पहला वाला बनता है। तो राम यहाँ पे पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है। अब आगे पढ़ो, आगे लिखा वॉक, तो वॉक का क्या हो जाएगा राम के हिसाब से? वॉक्स, वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डे। सारे बच्चे क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 में डियर यहाँ पे लिखा हुआ है द टेलीविजन अलोंग विद, अब अलोंग विद इसमें भी आ गया, द टेलीविजन अलोंग विद इट्स कैबिनेट आर टू बी सोल्ड, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलोंग विद जब कभी आता है तो ऐसे केस में सब्जेक्ट क्या बनता है? पहला वाला, इसके पहले जो लिखा है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका टेलीविजन बना, और टेलीविजन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे।
तो टेलीविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो टेलीविजन के लिए क्या आएगा, इज आएगा। सो यहाँ पे इज हो जाएगा। समझ में आ गया भाई सभी को? तो इस रूल में मुझे इतना ही बताना था विशेष तौर पे, बस इतना ही था कि जब कभी आपके सामने ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें सभी सेंटेंस में जिसमें से उन सभी सेंटेंस में या तो एज वेल एज हो, या तो विद हो, टुगेदर विद हो, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग है, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, लेड बाई, ये सब हैं। तो ऐसे केस में पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, राइट। तो ये डिस्कशन था सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स का। आई होप कि आप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन, और आई होप कि आप सारे बच्चों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, काफी चीजें आज आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन से, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स से वाकिफ होने के लिए कनेक्ट रहें हमसे। मैं आप सभी को बताऊंगा और भी बहुत सारे रूल्स नेक्स्ट सेशन में। तो डियर ऑल, आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आप सभी अपने एग्जाम में, अपने लाइफ में, अपने एग्जाम में सक्सेस हों। देन बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।